स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे इसरो का गगनयान का जो टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया उसके बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये एम क्या था, करना क्या चाहते थे। तो एम ये है कि इसरो अभी जिस स्टेप पे है वो स्टेप है कि हमें स्पेस विंग इसरो देना चाहता है, यानी कि इंडिया को चौथी कंट्री बनाना चाहता है जिसके पास पंख है जो स्पेस तक जाता है। और यहाँ पे समझिए कि हम स्टार्टिंग में इसरो बहुत टाइम से बैकग्राउंड में काम कर रहा था, ऑलमोस्ट हर स्पेस एजेंसी करती है। लेकिन अब रॉकेट भी तैयार हो चुका है और प्रोजेक्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रीन लाइट मिल चुका है। तो सब चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब लेकिन सब चीज़ ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम आता है। चंद्रयान आप 2 नंबर को उप्स कर देते, कोई खास दिक्कत नहीं है। चंद्रयान 3 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन इंसान के साथ उप्स नहीं कर सकते। इंसान अगर उप्स हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि रॉकेट सबसे खतरनाक कब होता है? वो जब वो लॉन्च पैड पे रहता है। ऐसा क्योंकि लॉन्च पैड पे ही सबसे ज़्यादा उसके पास फ्यूल रहता है। लॉन्च पैड में ही सबसे ज़्यादा केमिकल एनर्जी उसके पास होता है। मतलब एक बार लॉन्च पैड से वो निकला, उसका फ्यूल घटते ही चला जा रहा है, तो उसका टोटल यील्ड बूम होने पे कितना होगा, वो घटते चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है आपको लॉन्च पैड पे। अगर लॉन्च पैड पे कुछ हो गया, तो बहुत जोर का हो जाएगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि रॉकेट सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा डेंजरस पैड पे होता है। और यहीं पे समझिए कि और घुमा-फिरा के रॉकेट है क्या? घुमा-फिरा के रॉकेट है एक सीधा-सीधा बूम स्टिक, जिससे आप कोशिश करें उसका बूम एक डायरेक्शन पे कंट्रोल्ड मैनर पे निकलता रहे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि हो। तो कई बार होता है कि कुछ ना कुछ बिगड़ सकता है, जो बिगड़ता है हमारे पास हिस्ट्री पड़ा हुआ है कि कुछ ना कुछ बिगड़ेगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, हर जगह हिस्ट्री पड़ी हुई है कि भैया रॉकेट बूम हो जाता है। तो हिसाब ये है कि आपके पास कोई प्लान होना चाहिए कि ऊप्स इंसान के साथ नहीं कर सकता, रॉकेट ऊप्स कर सकता है, तो आप क्या करेंगे? आपका प्लान क्या है? तो वही। अब रहा बात कि हम लोग रॉकेट से निकाल कैसे सकते हैं? यहाँ पे हमारे साथ थोड़ा केमिस्ट्री साथ देता है। केमिस्ट्री ये कहता है कि भैया ये डिफ्लेग्रेशन होगा। यानी कि जब भी आप फ्यूल को मिक्स करते हैं, भले वो बहुत हीट देगा, बहुत लाइट देगा, बहुत ज़्यादा बड़ा फायर बॉल बनाएगा, लेकिन वो एक्चुअली शॉक वेव उतना नहीं बनाता है। मतलब ऑब्वियसली थोड़ी-सी एनर्जी निकलेगी, लेकिन एक बूम नहीं है, हाई एक्सप्लोसिव्स नहीं है। तो इसी कारण से वहाँ डिफ्लेग्रेशन होता है, मतलब कि फ्यूल कंबस्चन हो रहा है। आप लिक्विड ऑक्सीजन डाले हुए थे इसीलिए वो बहुत स्पीड से हो रहा है, लेकिन वो कंबस्चन ही है, सबसोनिक है। यानी कि आपको रॉकेट के ऊपर से निकालना इम्पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा जी फोर्स नहीं चाहिए। वहीं पे अगर ऐसा रहता कि डेटोनेशन होता, तो इतना जी फोर्स रहता कि कोई इंसान उसको सर्वाइव कर ही नहीं सकता था। तो इसीलिए डेफ्रिग्रेशन हम लोग को थोड़ा टाइम विंडो देता है कि अगर रॉकेट में कुछ हुआ, तो एक्चुअली आप निकल सकते हो। आपको जनरली 15 जी का एक्सेलरेशन चाहिए होगा रॉकेट से यीट करने के लिए। अगर आप 15 जी को संभाल पाते कुछ देर के लिए, 1 से 2 सेकंड के लिए, आप निकल जाओगे। तो एम यही रहता है। तो अब थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं, क्या ऐसा कभी ज़रूरत पड़ा है? हाँ, सोयूज़ T10 और -1 26 सितंबर 1983 को पहली बार एक स्पेस मतलब एस्केप सिस्टम को इस्तेमाल किया गया था और यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद दूसरी बार यूज़ हुआ है सोयूज़ MS-10, ये 11 अक्टूबर 2018 को हुआ था। ये वीडियो आपने देखा होगा कि मतलब उसमें से कृष्णा क्रॉस में 4 साइड बूस्टर्स रहते हैं, चारों को निकल जाना चाहिए था। उसमें से एक बूस्टर फेल कर गया। मतलब कि एक ठो को जो अलग होने की जगह पे वो सीधे भिड़ गया मेन टैंक से। देखिए, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये भिड़ गया और ये बूस्टर डैमेज कर देता है और इसी टाइम एस्केप सिस्टम इजेक्ट कर देता है इसको, मतलब कैप्सूल को। लोग सक्सेसफुली लैंड कर जाते हैं। फिर एक ठो नॉन क्रू रिलेटेड, यानी कि इसमें इंसान नहीं था। पहला 2 में इंसान थे। इंसान के बिना ब्लू ऑरिजिन का, ये जो आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि 12 सितंबर 2022 को बिना इंसान के, लेकिन सिस्टम वही था और ये ह्यूमन रेटेड सिस्टम है, इसीलिए मैं इसे काउंट कर रहा हूँ। ये सक्सेसफुली काम किया, रॉकेट गया, लेकिन कैप्सूल पूरी तरह से सही सलामत लैंड कर गया। तो ये सब हो चुका है। अब रहा बात कि क्या ऐसा कभी हुआ कि इंसान रखे गए थे और उसमें एस्केप सिस्टम नहीं था? हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये था। ये था चैलेंजर डिज़ास्टर, मतलब 2 स्पेस शटल स्वाहा हुआ है, ये पहला वाला है। चैलेंजर मतलब कल्पना चावला वाला सेकंड वाला था, ये पहला था। ये 28 जून 1986 को हुआ था और इसके बाद समझ में आ गया कि एस्केप सिस्टम होना चाहिए था, क्योंकि ये दिख गया लोगों को, ग्राउंड पे दिख गया कि सॉलिड बूस्टर का ओ-रिंग फेल हो चुका है, उससे एग्ज़ॉस्ट निकल रहा है। उसके बाद का मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो मतलब एक्चुअली उसी टाइम चले गए वो सब। तो सॉलिड बूस्टर है, उसमें फेलियर हो गया, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब रहा बात, काफ़ी लोग कहेंगे कि इजेक्शन सीट, रहा बात इजेक्शन सीट पहले वाले ट्रायल्स में डाला गया था 2। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू-शुरू में जब स्पेस शटल बनाया गया, तो 2 क्रू को ही डाल के टेस्टिंग की जा रही थी, तो उनको निकालने के लिए। और रहा बात कि जब इतना ऊँचाई पे चले जाएँगे, तो बात ये था कि आप
ये एस्केप सूट निकाल भी दिया आपको, चलिए इजेक्शन सीट निकाल भी दिया। पहली बात वो सिर्फ 2 के लिए बनाया गया था और डिज़ाइन ही नहीं था कि पूरा क्रू 7 लोगों को निकाल दे। आप मान लो निकाल दो, आपके सॉलिड बूस्टर का आग में पहुँच जाओगे डायरेक्ट। तो इसीलिए वो फ़ीज़िबल नहीं था, मतलब कैप्सूल निकलना ज़रूरी है। तो ये प्रूव कर दिया, क्योंकि ये लॉन्च टाइम में हुआ था, री एंट्री के टाइम नहीं, लॉन्च टाइम में हुआ था। अगर एस्केप सिस्टम रहता तो बच जाते, जो कि नहीं था। तो और यही ये पहला एक्सीडेंट था, जिसके बाद जब दूसरा स्पेस शटल हुआ तो अमेरिका सीधा बोल दिया कि बिना एस्केप सिस्टम के हम कोई भी इंसान को लॉन्च नहीं करेंगे। तो ये हो गया। और रहा बात कि आज के जितने भी सिस्टम हो रहे हैं, चाहे वो स्पेसएक्स काम कर रहा है, ब्लू ऑरिजिन कर रहा है, बोइंग कर रहा है, सब में लॉन्च एस्केप सिस्टम है सिवाय स्टारशिप को। तो रहा बात स्टारशिप कैसे होगा, आप ये समझिए कि स्टारशिप थोड़ा एक जो इलॉन मस्क फूकते हैं और एक जो रियल स्टारशिप है, रियल स्टारशिप में इंसान को रख के नहीं लॉन्च किया जाएगा। टारगेट ये है कि जो आर्टेमिस मिशन है उसमें ड्रैगन के इस्तेमाल से ऊपर भेज देंगे या ओरायन के इस्तेमाल से ऊपर भेजेंगे और फिर वहाँ डॉक करके उसमें लोगों को ट्रांसफर कर देंगे, ताकि जो मेजॉरिटी बूस्टर जो बूम कर सकता है वो खत्म हो चुका होगा, सेकंड स्टेज का भी मेजॉरिटी एनर्जी खत्म हो चुका होगा। तो वहाँ पे वो सेफ स्टेट में रहेगा। मतलब समझिए एक तौर से वो डॉकिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, भैया तुम्हारे लॉन्च पे हमें भरोसा नहीं है, इंसान हम सेफ तरह से भेजेंगे, छोटी गाड़ी से भेज देंगे, बस तुम ले जाओ, अगर बस पहुँचता है अच्छी बात है, नहीं पहुँचता है कोई बात नहीं, इंसान सेफ रहेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सीख चुके हैं हार्ड तरीके से कि हमेशा एस्केप सिस्टम होना चाहिए। ये सोयूज़ का समझ लीजिए, सब लोग हल्ला करते हैं कितना सेफ है, कितना टाइम सेटिस्फाई, इसी में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन थैंकफुली एस्केप सिस्टम निकाल दिया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग लर्न कर चुके हैं कि एस्केप सिस्टम ह्यूमन रेटेड सिस्टम में हमेशा होना चाहिए, चाहे वो स्टारशिप क्यों ना हो। तो अब बात करते हैं टेस्ट का, जो इसरो का टेस्ट है। तो इसरो का टेस्ट था, डेमोन्स्ट्रेशन करना क्या था, इन फ्लाइट अबोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जब भी आप रॉकेट ले जा रहे हैं तो आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, सब चीज़ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा ऊँफ कहाँ, सबसे ज़्यादा लड़ाई कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है आपका लॉन्च के टाइम में, जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो उस टाइम में। तो एक्सेलरेशन के टाइम में आप जब मार्क 1.2 को पहुँच रहे हो, उस टाइम के लिए ये टेस्टिंग टारगेट किया गया था मॉड्यूल सेपरेशन के लिए, कि क्या ये मॉड्यूल अलग हो सकता है जो हम रॉकेट लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब इसका रॉकेट्स हैं बहुत सारे ऐसे, मतलब 3-4 रॉकेट का स्टैक है, क्या वो रॉकेट एक्चुअली काम कर पाता है। आप कंप्यूटर सिमुलेशन कर लीजिए, टेस्टिंग कर लीजिए, लेकिन बिना एक्चुअल टेस्टिंग के आपके पास डेटा नहीं है। और आपको ये भी समझना होगा ना कि आप नीचे पीछे से ठेला जा रहा है, रॉकेट आपको ठेल रहा है, उसके साथ होने के बावजूद भी आपको उससे ज़्यादा स्पीड से निकलना है। आपका मतलब एक्सेलरेशन मेन रॉकेट से ज़्यादा तेज होना चाहिए। तो वही टेस्टिंग करना था। टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 1, क्रू मॉड्यूल, सीएम उसको कहा जाता है। उसका क्रू मॉड्यूल का वजन कितना है, यानी कि ये जो पपी है इसका वजन है अराउंड 4.5 टन, यानी समझ लिए 4520 किलोग्राम्स इसका वेट था। इसका टच डाउन का वेलोसिटी टारगेट किया गया है, यानी कि जब वो पानी पे जाएगा तो वो 8.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पानी में जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, चल जाएगा। और ज़मीन पे लैंड करने का टारगेट नहीं कर रहे हैं तो मैनेजेबल है। इसमें 2 मेजर सिस्टम है। आपका है लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, यानी कि जब अब बोलेंगे 2 सिस्टम क्यों है। लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर इसलिए है कि लॉन्च पैड पे कुछ हुआ तो वो फायर होगा, उसके नोजल्स बने हैं जो सी लेवल पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। फिर है हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, यानी कि ये ऊपर जाने पे काम करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके नोजल्स बड़े हैं और मतलब रॉकेट की स्पीड बदल चुकी होगी, तो इसी कारण से 2 फाइन ट्यून करके किया जा रहा है। ये देख लिया, आपका असेंट फेज होगा, मतलब हाई एल्टीट्यूड मोटर फायरिंग किया जाएगा, कमर्शियल बोल रहा हूँ, क्रू एस्केप मॉड्यूल फायर कर दिया जाएगा, फिर कोस्टिंग किया जाएगा, फिर सीएम रीओरिएंट करेगा अपने आप को, ड्रैग पैराशूट छोड़ेगा, ड्रैग पैराशूट से मेन पैराशूट को डिप्लॉय किया जाएगा धीरे धीरे करके, फिर शांति से छपाक, काम खत्म। और आपका ये डिज़ाइन है, इसको हम लोग ट्रैक्टर डिज़ाइन कहते हैं, इसमें यानी कि खींचा जाता है। पुशर डिज़ाइन में जैसे आपका स्पेसएक्स का अब डिज़ाइन देखिएगा तो वो पुशर है, क्योंकि वो उसके जो मतलब कैप्सूल है उसमें है थ्रस्टर्स लगा हो तो वो पुश करता है। वहीं आप ब्लू ऑरिजिन का देखेंगे वो पुशर है। सोयूज़ का देखेंगे, सोयूज़ मतलब जब सी लेवल पर रहता है तो उसमें पुलर है, मतलब कि पुल करके निकाल दिया जाएगा। जब अपर स्टेज में अगर अबोर्ट करना पड़ता है, यानी कि एटमॉस्फेयर क्लियर कर चुके हैं, तब वो पुश करके करेंगे। तो ये समझ रहे हैं, यही टेस्ट था कि हम लोगों ने सपना देख लिया, क्या वो काम करता है, ये करके देखा गया। तो रिजल्ट क्या आया, हमने लॉन्च तो कर दिया, रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट आया है 21 अक्टूबर 2023 को। हमने 4:30 के यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट या 10 बजे सुबह समझ लीजिए इंडिया के हिसाब से, हम लोगों ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया गया, इसे भेज दिए और सब चीज़ बढ़िया से काम किया। मेन पैराशूट डिप्लॉय किया गया था 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और इसको रिकवरी का काम ISS
शक्ति का काम किया था, बे ऑफ बंगाल से जाके कैप्चर किया, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये बे ऑफ बंगाल में कैप्चर किया गया है। अब रहा बात की INS शक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फ्लीट टैंकर है, यानी कि ये वॉरशिप नहीं है, ये टैंकर है, मतलब वॉरशिप को फ्यूल करने का काम इसका रहता है। तो इसमें काफ़ी बड़ा फ्लैट स्पेस है, उसी फ्लैट स्पेस पे आप जो क्रेन स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसमें बहुत सारा सिस्टम है, ऑक्सिलरी सिस्टम, जिसको इसरो प्यार से अपने काम के लिए यूज़ कर सकता है। इसीलिए ये सब क्रेन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सर हमारे में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसी को यूज़ करके ये फ्लैट स्पेस का, और इसके पीछे एक हैवी हेलीकॉप्टर का लैंडिंग पैड भी दिया हुआ है, यानी कि जब जाते हैं और लोगों को आप निकालते हैं तो उसको बोट में रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो हेलीकॉप्टर से लेकर हटाया जा सकता है तुरंत। ये मतलब इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है। ये आप देख सकते हैं थर्मल साइट में ये मतलब अच्छा से लैंडिंग हो रहा था, सब चीज़ सही सलामत हो गया, टेस्टिंग सक्सेस। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो मेरा उम्मीद है कि एक दिन मैं जिंदा रहूंगा और उस दिन इसरो 2020 का कैमरा इस्तेमाल कर रहा होगा। माय गॉड, मैं देख के इनका फुटेज मेरा दिमाग उड़ गया। कहाँ से इनको इतना लो एफपीएस वाला कैमरा मिल रहा है, इतना लो रेजोल्यूशन मिल कैसे रहा है? मिल मतलब कौन मैन्युफैक्चर है जो बना रहा है इतना आदम जमाने का कैमरा? मैं उस मैन्युफैक्चर से मिलना चाहता हूँ। कौन है भाई? मतलब इनका थर्मल कैमरा ज़्यादा हाई स्पीड पे चल रहा है कंपेयर टू नॉर्मल कलर कैमरा से। इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे? मतलब भैया 2020 का कैमरा यूज़ कर लो ना सर। 2010 का भी कर लो, वो भी बेटर होगा। लेकिन सर मेरे को मरने से पहले आप डांग का फुटेज दिखाओ। इट्स लाइक ये जेन्युइनली मतलब बहुत बहुत आने लगता है। मतलब एकदम लैंड पे जब पर्सनल लोग काम कर रहे हैं एकदम फोटो हाई रेजोल्यूशन, स्पेस में लॉल। खैर वो सब छोड़िए, अब हिसाब हो रहा है कि प्रोजेक्ट की जो टेस्टिंग की जा रही है ब्रिक बाय ब्रिक हो रहा है। इसके बाद क्या और स्केप टेस्टिंग होगा? हो सकता है हम लोग मैक्स क्यू की टेस्टिंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, इसका जितना टेलीमेट्री डेटा निकाला जाएगा उसको बैठ के अब क्रंच करेंगे, तो वो क्रंचिंग के बाद हिसाब लगेगा कि इनको मैक्स क्यू का टेस्टिंग करने का जरूरत है या नहीं है। वो डिपेंड करता है, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद एम है कि पहला फ्लाइट Q2 यानी कि सेकेंड क्वार्टर में 2024 का में लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें अनक्रूड रहेगा, यानी कि क्राफ्ट को भेजा जाएगा, क्राफ्ट को लैंड कराया जाएगा। अब क्या क्रू क्राफ्ट ऐसा कर सकता है? आराम से कर सकता है। जितने भी आजकल सिस्टम, आजकल के छोड़िए, सोयूज सिस्टम भी कर सकता था, लेकिन उसमें करते नहीं थे। और ये देखिए आप, सोवियत यूनियन जो शटल बनाया था वो एक ही बार स्पेस गया था, लेकिन वो पूरी तरह से अनक्रूड था, रिमोट फ्लाइट था। तो वही किया जाएगा गगनयान के साथ भी। गगनयान पूरी तरह से, और आजकल मॉडर्न एवियोनिक्स में वो बच्चों खेलने की चीज़ है कि ऊपर जाओ और आराम से आ जाओ। तो एवियोनिक्स का पूरा टेस्टिंग हो जाएगा अनक्रूड में। होप ये है कि नेक्स्ट जो मिशन होगा वो 2025 में होगा, वो क्रूड होगा होपफुली। वो डिपेंड करता है, जैसे कि बोइंग लॉन्च किया था अनक्रूड के साथ, लेकिन टेस्टिंग रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो फिर से हो गया कि सर आप एक बार फिर से लॉन्च कीजिए अनक्रूड, जब उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तब हम क्रू करेंगे। ऐसा किया जा सकता है, तो इसीलिए बफर रखा है इसरो। और टारगेट कितना है? टारगेट है कि कैप्सूल की कैपेसिटी इतनी रहेगी कि वो 2 या 3 एस्ट्रोनॉट को ले जा सके। ज़रूरी नहीं है कि 3 के 3 डाले जाएँ या 2 डाले जाएँ, वो चेंज हो सकता है। और 7 डे का मैक्सिमम स्टे कैपेबिलिटी है। क्या वो 7 डेज़ रखेंगे? चांसेस बहुत कम है, लेकिन मतलब कैपेसिटी उतनी बनाई जा रही है। क्या इससे पावर ज़्यादा कैपेसिटी वाले कैप्सूल्स हैं? हाँ, जितने कैप्सूल्स अब रेगुलरली ISS जाते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग स्टे रखते हैं, और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखने वाला कैप्सूल है ओरायन, क्योंकि वो चांद जाने के लिए बना है। मतलब उसका इमरजेंसी फेलियर सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि अगर आप चांद की तरफ जा रहे हैं और कुछ हो गया, ऊप्स, जैसे कि अपोलो 13 में ऊप्स हो गया था, तो भाई आप यू टर्न नहीं मार सकते, आपको चांद के चक्कर काट के ही आना पड़ेगा। तो वो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ओरायन को बनाया गया कि डीप्रेशराइज्ड हो जाए, मान ली किसी कारण से कोई मीटेरॉइड पंच कर दिया या कोई स्पेस डिबरी डैमेज कर दिया, उसके बाद भी उसका सिस्टम उतने टाइम तक संभाला रहेगा। लो अर्थ ऑर्बिट पे उतनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे उतरना है आपको सर। तो 7 डे काफ़ी अच्छा है, गाड़ी खोलने के लिए बहुत अच्छा है। और हम लोग अगर सब चीज़ सही चलता रहा, तो जैसे अभी ये मिशन पैच था, आने वाले टाइम में एस्ट्रोनॉट वाले मिशन पैच बन जाएंगे, और हम लोग चौथा देश बनेंगे जिसके पास स्पेस विंग्स आ जाएगा। तो गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे ही चल रही है, लेकिन चल रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मरने से पहले प्लीज़ मुझे ढंग का कैमरा दे दो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसरो का जो टेस्टिंग किया गया है गगनयान का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।